एवरीवन, मैं जाकिर अब्बास आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं, जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। काफ़ी कैंडिडेट्स के सामने ये प्रॉब्लम रहती है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हम सेंट्रल सर्टिफिकेट इशू करवाएं, यानी कि सेंट्रल लेवल पर अप्लाई करें या स्टेट लेवल पर, और इसका क्या क्राइटेरिया है, इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल होते हैं, क्या प्रोविज़न है इसके, इन सभी को आज अच्छे से हम जान लेते हैं, ताकि आपके मन में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित जो भी प्रश्न हो उन सभी के आंसर आपको पता चल जाएं, और एक तसल्ली बख्श आप जब भी अपना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर फॉर्म अप्लाई करें तो उससे पहले आप ये सुनिश्चित कर पाएँ कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को ये सुनिश्चित कर दूं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो मीनिंग है वो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हमारे समाज का वह अंग जो नॉर्मल वे ऑफ लिविंग से बिलो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लाइफ स्टाइल को नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए, दूसरे लोगों से बराबर करने के लिए, ऐसे लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का निर्माण किया है, ताकि वह लोग अपने स्टैंडर्ड को एक नॉर्मल वे ऑफ लिविंग तक ला सकें। बहुत अच्छी पहल है सेंट्रल गवर्नमेंट की। और जो मेरा पर्सनली लेवल पर मानना है, यही मानना है कि जो भी हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं वह इकोनॉमिकली कंडीशन के बेस पर ही दिया जाना चाहिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कैटेगरी के अंदर एससी, एसटी या ओबीसी से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है। जो ऑलरेडी पहले से ही रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रही हैं, ये सब कैटेगरी एससी, एसटी या ओबीसी से यदि कोई व्यक्ति उस कैटेगरी में आ रहा है और वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उसके बावजूद भी उसको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि वह व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर, तो उसको अपना सब कैटेगरी एससी, एसटी या ओबीसी छोड़कर फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ही अप्लाई करना पड़ेगा। एक व्यक्ति दो कैटेगरी नहीं उठा पाएगा। पहली बात ये क्लियर हो जाती है। दूसरी बात, इसका जो कंडीशन है वो यह है साथियों कि यदि आपकी फैमिली इनकम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की, यानी कि जिस ईयर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं किसी भी रिक्रूटमेंट के अंदर, उसकी लास्ट डेट से देखा जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट को एक जिस भी फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी लास्ट डेट को देखा जाता है। लास्ट डेट मैटर करती है, और उस लास्ट डेट के अकॉर्डिंग आपका जो प्रायर फाइनेंशियल ईयर होगा, फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि से पहले का फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर में जो भी व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहता है उसकी पूरी फैमिली की इनकम 8 लाख से नीचे होनी चाहिए। यदि उस व्यक्ति की फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो वह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में शामिल नहीं, तो उस व्यक्ति को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। फैमिली के अंदर कौन कौन आएगा? स्वयं वह व्यक्ति, उसकी सारी सोर्सों से इनकम, सारे सोर्स यानी कि बिजनेस करता है तो बिजनेस से, जॉब करता है तो सैलरी, एग्रीकल्चर, अगर वो एग्रीकल्चर से संबंधित व्यक्ति है, खेती वेती करता है, यदि वह व्यक्ति एग्रीकल्चर से संबंधित है तो उस एग्रीकल्चर से जो उसको आय प्राप्त हो रही है वह भी इसमें शामिल किया जाएगा। कोई भी अन्य सोर्सेज है उसके पास तो उसको इस फैमिली इनकम में उसका
फैमिली इनकम से हमारा संदर्भ, फैमिली इनकम से हमारा अभिप्राय। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, जो फैमिली इनकम होगी व्यक्ति की, उसके अंदर उस व्यक्ति की स्वयं की आय, उसके पेरेंट्स की आय, उसके स्पाउस की आय, और यदि उसके सिबलिंग या भाई बहन 18 साल से छोटे हैं उनकी भी आय जोड़ी जाएगी, और यदि उसके बच्चे 18 साल से छोटे हैं और उनका भी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है तो उसको भी जोड़ा जाएगा। और इन सभी सदस्यों की, यदि वो बिजनेस करते हैं बिजनेस इनकम, सैलरी है तो सैलरी इनकम, कोई इंटरेस्ट से प्राप्त हो रही है आय वह एग्रीकल्चर से प्राप्त हो रही है, वो प्रोफेशन है कोई वो भी, तो सभी सोर्सेज से उनकी जो भी आय आएगी पूरी होल फैमिली की, वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी उस व्यक्ति का EWS कैटेगरी में सर्टिफिकेट बन पाएगा। अदरवाइज आपकी फैमिली इनकम यदि हायर हो जाती है 8 लाख से तो आपका EWS कैटेगरी से कोई भी संबंध नहीं रहेगा। ये इसकी दूसरी कंडीशन है। और ये सर्टिफिकेट इशू कौन करेगा? ये हमारी लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं, मजिस्ट्रेट हैं, डीएम सर इसको अप्रूव करेंगे। इसकी पूरी एक परफॉर्मा है जिसको हमें फॉर्म भर के अप्लाई करना होगा, पूरी इंक्वायरी होगी और बहुत ही सावधानी से इसकी बारीकी से जांच की जाती है, तभी आपको ये सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, अदरवाइज़ ये इशू नहीं किया जाएगा। और जो इशू कर रहा है सर्टिफिकेट, यहाँ पर उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सर्टिफिकेट इशू करने से पहले आपकी बारीकी से जांच की जाए। यहाँ पर फैमिली इनकम में कुछ छूट भी हैं हमारे पास, जैसे यदि आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 5 एकड़ से कम है तो उसकी इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आपका फ्लैट यदि 1000 स्क्वायर फुट के अंदर अंदर है तो उसको भी आपकी फैमिली इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आपका 100 स्क्वायर फीट का घर है जो नोटिफाइड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आता है तो उसको भी ऐड नहीं किया जाएगा। और नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर अगर ये आता है तो उसको भी ऐड नहीं किया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि आप EWS कैटेगरी में जब भी अप्लाई करेंगे तो EWS का सर्टिफिकेट आपके पास फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट से पहले आपके पास आ चुका हो। आपने अप्लाई कर दिया हो EWS कैटेगरी के लिए बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस भी फॉर्म के लिए आपको इसकी ज़रूरत है। दूसरी बात यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, EWS कैटेगरी के अंदर जो भी व्यक्ति आएगा वह EWS कैटेगरी के साथ साथ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी फुलफिल रहेगा। उसको अनरिजर्व कैटेगरी से बाहर नहीं किया जाएगा। यदि उसके मार्क्स हायर आ जाते हैं एग्जामिनेशन में तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया जाएगा। EWS कैटेगरी से उसका संबंध नहीं बचेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि EWS कैटेगरी की सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, 100 सीट्स थी सपोज कीजिए और 70 कैंडिडेट्स EWS कैटेगरी में क्वालिफाई कर पाए हैं, तो यहाँ पर जो 30 सीट्स वैकेंट रह गई इनको कुछ भी नहीं करा जाएगा इनका, और ना ही इनको बैकलॉग यानी कि दोबारा से जब ये कभी रिफ़्रेश कर वैकेंसीज दोबारा से निकालेगा DSSB या कोई भी बोर्ड, तो उसके अंदर इनको ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है साथियों, ये बात थी कुछ जो हमने मोटी मोटी समझी। बाकी इसका एक पूरा सर्कुलर है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। आप साथी चाहें तो इसके सर्कुलर को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आप अच्छे से बारीकी से सारी डिटेल को पढ़िएगा। इन शॉर्ट्स में मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें सर्कुलर से संबंधित जो हैं वो दिखा देता हूं। आपको यदि डिटेल में ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और इस सर्कुलर को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को, हमारी इस मेहनत को अपना एक लाइक देने की कृपया कीजिए। हमारी इस मेहनत को सराहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की सभी अपडेट्स आपको समय पर प्राप्त हो सकें। धन्यवाद साथियों।